Welcome to online class. What are we discussing? We are discussing forest and wildlife. Forest and wildlife में हमने फ्लोरा एंड फ्यूना को कंप्लीट कर लिया था। ये हमने फ्लोरा एंड फ्यूना जो है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब स्टडी करते करते हम पहुंच गए थे कि भाई उनका कुछ क्लासिफिकेशन है, उन स्पीशीज को अलग अलग क्लासीफाई करना है। तो आज हम इस हमारे पार्ट 2 में वही क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, भाई कहाँ पे कैसे क्लासीफाई कर रखा है। चलिए देखते हैं। तो based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN. Okay, understood? So accordingly we will classify it. First one is normal species. Name से ही justify हो रहा है, normal species which are normally found. The species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, that is buffalo, cow, goat and many, साल, पाइन, रोडेंट्स, कई तरीके के जो है प्लांट की स्पीशीज के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि फ्लोरा फ्लोरा में दोनों आते हैं, प्लांट भी, एनिमल्स भी, एवरीथिंग। तो ये हमारे नॉर्मल स्पीशीज होगी जो IUCN ने कैटेगराइज कर ली। ठीक है, ये हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। और फिर आती है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या? एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो डेंजर में है, जिनका गायब होने का खतरा है। चलिए देखते हैं। तो दीज आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। मीन्स ये सिर्फ विलुप्त होने वाली है, बस थोड़ा सा समय बचा है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो इनका विलुप्त होना तय है। अभी विलुप्त नहीं हुई, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। द सर्वाइवल ऑफ such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. इनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगर ऑपरेट करती रही तो डिक्लाइन हो जाएंगे। तो द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर उन पर डेंजर बना रहेगा तो उनकी पॉपुलेशन जो है कम होती रहेगी। हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है आप सब जानते हो, बट उनकी पॉपुलेशन का क्या है, वो तो बहुत ही कम है और कम होती जा रही है, कंटिन्यूली हो रही है। तो द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज जो डेंजर में है, आपको तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बाकी तो सब ऐसे ही चल रहा है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए, ब्लैक बक। आप सबने ब्लैक बक को देखा होगा। ब्लैक बक का केस भी चला था, एक सलमान खान का केस याद होगा आपको, हर किसी को याद है सलमान खान के बारे में। सलमान खान का जो केस चला था ब्लैक बक का, जिसमें वो बाद में रिहा हो गया था, बट इस पर इल्जाम क्या था कि उसने ब्लैक बक को किल किया है बिटवीन देयर शूटिंग ऑफ हम साथ साथ। तो इस तरीके के जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, अगर उनको कोई किल करेगा तो सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वो डेंजर में है। उनको बचाना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। इस वजह से कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती, सलमान खान आज भी ऐसे कई सारे ब्लैक बक मार रहा होता, बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कानून बना हुआ है, कोई भी मारेगा तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सलमान खान भी जेल जाना पड़ेगा। अब उसने किया नहीं किया वो हम में से कोई नहीं जानती, वो सब जो वहां पे जने थे वो सब ने देखा होगा, जानते होंगे किया है या नहीं किया, वो बात की बात। चलिए देखते हैं। क्रोकोडाइल है, उसके बाद आप जानते हैं क्रोकोडाइल, पिछले बचपन में आप सबने क्रोकोडाइल देखे होंगे, कोई बड़ी बड़ी आपको है ना लेके गए होंगे जू में, इन सब में क्रोकोडाइल्स, बट वहां से वो हटा लिए गए हैं, वो अलग बात है। बट पहले बचपन में आपने कई सारे देखे होंगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ, इंडियन राइनो, राइनोज भी है, लायन, टेल्ड मकाक्वे और संगई। संगई भी एक तरीके का एनिमल। बोरो एंटर डियर इन मणिपुर, एक तरीके का क्या है, डियर है, हिरण है। कहाँ का? मणिपुर। मणिपुर के हिरण का नाम। आपको ये नाम याद नहीं करने, आपको सिर्फ मेनली कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं, नथिंग एल्स, लाइक बैक क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो। दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज देखी। अब चलिए
अब हम देख लेते हैं हमारी वल्नरेबल स्पीशीज। कौन है भाई वल्नरेबल, चलिए देखते हैं। These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to occur. अगर जो हमारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो कंटिन्यू टू ऑपरेट हुए तो इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो जाएगा। इसकी आप क्या डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि दीज आर स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब ये वल्नरेबल है, अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये इंडेंजर्ड होने वाली है। अगर इन वल्नरेबल की पॉपुलेशन को अभी नहीं बचाया तो ये इंडेंजर्ड हो जाएंगे। endangered about to extinct और vulnerable about to endanger, ये बात है। यहां तक समझने में आया, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारी आती है भाई रेयर स्पीशीज। वो स्पीशीज जो बहुत ज्यादा रेयर मिलती है, बहुत ही ज्यादा रेयर मिलती है। देखते हैं कौन सी स्पीशीज है भाई रेयर मिलने वाली, क्या है इसकी डेफिनेशन। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. अब ये रेयर जो स्पीशीज है इनकी पॉपुलेशन कम है और ये वल्नरेबल होने वाली है या फिर इंडेंजर्ड होने वाली है। वल्नरेबल होगी, वल्नरेबल में भी कम होगी तो इंडेंजर्ड हो जाएगी, तो दोनों हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं बचाया गया तो सारी के सारे काम हम अब जो पहले से कर रहे थे वो अभी भी करने लग गए थे। तो इट विल हैपन इन फ्यूचर इफ वी कंटिन्यू टू ऑपरेट लाइक दिस। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो भाई देखिए, हिमालय ब्राउन बियर, हिमालय में भूरे रंग का आपको भालू दिखेगा। हिमालय की बड़ी बड़ी पहाड़ियां देखी होगी आपने, वहां पे आपको भालू दिखेगा, भालू। तो भालू क्या है, तो भालू एक रेयर स्पीशीज है जो हिमालय में मिल रहा है। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, बहुत बड़ा एक वाइल्ड बफेलो होगा जो आपको एशिया में मिलेगा, उस बफेलो के बारे में बोला गया है। डेजर्ट में कोई एक होगी आपकी फॉक्स, लोमड़ी, हॉर्नबिल, एक हॉर्न सींग वाला कुछ होगा, हॉर्नबिल। तो इस तरीके की जो है आपको एनिमल्स मिलते हैं। ये रेयर स्पीशीज है, बहुत कम मिलती है और ये वल्नरेबल हो सकती है। और फिर क्या आ जाती है, फिर आती है आपकी एंडेमिक स्पीशीज। रेयर स्पीशीज हो गई, अब भाई एंडेमिक क्या है वो भी देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. तो ये जो है ना, these species जो है वो सिर्फ कहाँ मिलती है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में मिलती है, जो ज्यादातर क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बेरियर्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का पीजन चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, जियोग्राफिकल बेरियर से इनको मारने का इतना मुश्किल है, इस तरह से एंडेमिक है। अंडमान वाइल्ड पिग है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश, ये भी बहुत ज्यादा रेयर है। अरुणाचल प्रदेश में इतनी ठंड में कौन जाके किलिंग करने जाएगा, जहाँ पे गर्मी होगी, जहाँ पे ऐसा मौसम होगा कि हम रह सके, ड्राई वेट क्लाइमेट होगा, वहीं जा पाएंगे हम, तो हम यहाँ जा ही नहीं सकते। इस वजह से ही तो एंडेमिक स्पीशीज है, मतलब कि पर्टिकुलर एरियाज में ही ये मिलती है और इनकी नंबर खास है। क्यों, क्योंकि इनकी नंबर तो हम कम कर नहीं सकते, क्योंकि इन्हें मारने के लिए कौन जाएगा समुद्र के उस पर। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं आगे की चीजें। तो हमने देख लिया एंडेमिक, तो ये एंडेमिक है, ये रेयर नहीं बनती। हमने देखा रेयर बनती है वल्नरेबल, वल्नरेबल बनती है इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड बनती है एक्सटिंक्ट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एंडेमिक है, पर्टिकुलर एरिया मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो भाई विलुप्त हो ही चुकी है, खत्म, पृथ्वी में कहीं नहीं मिलेगी। अगर थोड़े साल पहले देखेंगे तो हमें आसपास ही मिलते होंगे, बट अब पृथ्वी में कहीं नहीं मिल रहे, क्योंकि जो लास्ट बचा था वो मर गया, तो अब बस कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज
ऑफ अननोन और नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे occur। तो जहां पे वो पहले पाए जाते थे वहां पे देख लिया भाई नहीं मिल रहे वहां पे, सबको लगा भाई ये जहां पे पहले रहते थे वहां पे है ही नहीं, इसका मतलब ये खत्म हो चुके। और उनके बाद उसने देखा ही नहीं क्या ह्यूमन की स्पीशीज कभी एक्सटेंट हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं, हो जाए तो हो जाए। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में जो हमारे देश में लोग रहते हैं पता नहीं होगी नहीं, तो होना भी नहीं चाहिए, वरना हम सब कहाँ जाएंगे। तो एक्सटेंट जो विलुप्त हो चुकी है। अब ये जो स्पीशीज होती है ना एक्सटेंट वाली, इनके कुछ लोकल एरियाज होते हैं, रीजन होते हैं, कंट्री होती है, कॉन्टिनेंट होते हैं, इंटायर अर्थ होता है। और इनमें एग्जाम्पल क्या है, एशियाटिक चीता गायब है, पिंक हिटेड डक, एक बत्तख होती है पिंक कलर की जो अब कहीं नहीं मिलती। आपने पिंक कलर की कोई बतख देखी है? नहीं देखी होगी क्योंकि मिलती ही नहीं, पहले होती थी मगर गायब। एशिया में कोई चीता मिलता था, अब चीते भी गायब हो चुके हैं, तो टाइगर ही बचे हैं बस, चीते तो गायब हो चुके हैं। तो ये हो गए हमारे एक्सटेंट स्पीशीज, ठीक है। तो हमने हमारी जो है ये सारी स्पीशीज देख ली। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज हमें पता लगी कि भाई ये जो रेयर है, ये जो रेयर है ना, रेयर रेयर स्पीशीज, ये वल्नरेबल हो सकती है। वल्नरेबल जो है वो इंडेंजर्ड हो सकती है, और इंडेंजर्ड जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर हमने उसको नहीं बचाया। तो आप ये ध्यान रखिए, वे रेयर को नहीं बचाया वल्नरेबल हो जाएगी, वल्नरेबल को नहीं बचाया अब हमने तो वो इंडेंजर्ड हो जाएगी, इंडेंजर्ड को अब हमने नहीं बचाया तो वो एक्सटेंट हो जाएगी, और एक्सटेंट हो गई तो फिर उसको बचाने का फायदा ही नहीं है, गायब ही हो चुकी है। तो ये बात है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब हम हमारे एशियाटिक चीता की बात करें। मैंने IUCN का जो क्लासिफिकेशन था वो आपको बता दिया, और एक आपसे ये भी बता दिया कि किस तरीके से किसको किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब ये एशियाटिक चीता के बारे में देख रहे हैं। भाई एशियाटिक चीता तो हमारे देश से गायब हो चुका है, देश से क्या दुनिया से गायब हो चुका है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको जब दुनिया से गायब ही हो गया। तो देखो जो चीज गायब हो चुकी है इसका मतलब ये नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आज के समय कितने सारे लोग हैं जो गायब हो चुके हैं मगर आज भी उनकी इंपॉर्टेंस है नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें देखे गए हैं। तो ऐसी चीजें जो ये देखे गए हैं उनका देख लेते भाई ये क्या चीज थी जो इतनी फेमस थी जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये देखते। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो? डू यू सी एनी एशियाटिक चीता? नो। तो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, द चीता, तो मतलब जो फास्टेस्ट जो लैंड मैमल था ना चीता, वो अब गायब है। मतलब कि एक ही बंदा था जो सबसे ज्यादा भागता था तेज, और वही गायब हो गया। मतलब कि जो सबसे भागने वाला, तेज भागने वाला था, ये इसकी एक विशेषता थी, इसकी प्रॉपर्टी थी, इसका कैरेक्टरिस्टिक था कि जो एशियाटिक चीता है वो सबसे ज्यादा तेज भागता था। अब भागता था मगर अब नहीं भाग सकता क्योंकि अब गायब भी हो गया। जो चीज गायब थी वो हो चुकी। तो ये सारी चीजें होती है, आप नहीं बचाओगे कोई चीज को तो खत्म होगी ही होगी, फिर आप रोते रहो, आपने खत्म कर लिया, अब उसको बचाने का कोई फायदा ही नहीं है। कोई चीज पूरी तरह से टूट चुकी है तो उसको कितना भी जोड़ जुड़ा लो कभी नहीं जुड़ेगी। तो इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। कैट फैमिली का ये चीता कैट ही एक तरीके, एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तो हमारी मोटरसाइकिल, हमारी जो बाइक्स हैं उनकी स्पीड भी इतनी करके हम रोडों पे नहीं चला सकते, मगर ये चीता देखो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। ये तो बाइक, कार सबको पीछे छोड़ देगा, इस तरीके से दौड़ रहा ही है कि सबको पीछे छोड़ेगा ये एक दिन। मगर अब तो गायब ही है, तो कर सकता था बहुत कुछ ये, मगर इसे हम नहीं बचा पाए। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर द लेपर्ड। आप सब सोचते हैं लेपर्ड जो है वो भी चीता होता है, चीता और लेपर्ड अलग अलग होता है। अब उनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं भाई क्या होता है। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth।
तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इससे हम जान लेंगे कि भाई कौन चीता है कौन लेपर्ड है। चीता पता लग जाएगा इस चीज से। चीते तो दिखते ही नहीं है, तो लेपर्ड ही बचे, क्या करें। तो प्रायर टू 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी से प्रारंभ से पहले हमें मिलते थे चीता। ये कहने का मतलब चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। बताओ 20th सेंचुरी से पहले हमारे चीताज थे, भागते थे जोर जोर से, सबको पीछे छोड़ दिया, कोई रेस करने की जरूरत नहीं। मगर अफ्रीका और एशिया में मिलते थे 20वीं शताब्दी से पहले, बट अब नहीं मिल रहे। मगर टुडे एशियाटिक चीताज इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। क्योंकि अब इनका हैबिटेट सब कट चुका है, सबका सब डिफॉरेस्ट हो चुका है, नथिंग इज देयर, नाउ यू हैव टू प्रे फॉर इट। द स्पीशीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। तो 1952 में ही क्या हुआ, ये जो स्पीशीज थी ना उनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई अभी गायब हो चुकी है, अब नहीं मिल रही है, हमें सब जगह देख लिया, जहाँ मिलती थी वहां तो नहीं है। इसका मतलब उन्हें हमारा उनका हैबिटेट खत्म हो गया है। तो ये हमें यहाँ से पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एशियाटिक लायन के चीता के बारे में देख लिया, एक्सटिंक्ट स्पीशीज मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं आगे, आयुसीएन का कैटेगराइजेशन भी देख लिया। आपको पूछ सकते हैं आयुसीएन का कैटेगराइजेशन बताओ स्पीशीज का, फ्लोरा एंड फ्यूना का, वो हमने देख ही लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना। तो हमने ये तो देख लिया, अभी फ्लोरा एंड फ्यूना का डिप्लीशन हुआ, कई तरीके के एनिमल स्पीशीज सब गायब हो गई। मगर बात ये आती है कि गायब हुई तो इनका कारण क्या था, क्या ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये चीजें गायब हो गई, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इफ यू लुक अराउंड, if you look around you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife। आप अपने आसपास देखिए, कई तरीके के पेड़ जो है आपको दिखेंगे। आज जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना आसपास के, वो कहीं ना कहीं कट जाएंगे थोड़े टाइम बाद, जो उन्हें लगेगा कि इसकी आवश्यकता है। तो वुड हो गया, वो हमें वुड देंगे, बाक्स देंगे, लीव्स पत्ते देंगे, रबर देंगे, मेडिसिन देंगे, डाइस देंगे, फूड देंगे, फ्यूल देंगे, फोडर देंगे, मैन्योर देंगे, फोडर मीन्स चारा देंगे, कुछ मैन्योर दे देंगे, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। तो इट इज वी ourselves who have depleted our forest। तो और कोई नहीं है जिम्मेदार फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के इस तरीके से एक्सटेंट होने का या कम होने का। जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है और वो है ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज वी, नॉट वी बट पीपल लाइक अस डू दिस थिंग्स। द ग्रेटेस्ट डैमेज inflicted on Indian forests was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। तो सबसे ज्यादा डैमेज, सबसे ज्यादा जो नुकसान हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हुआ था, जंगलों को हुआ था, वो कॉलोनीज के टाइम पे हुआ। जब इंडिया एक कॉलोनी थी तब हमारा सबसे ज्यादा शोषण हुआ। तो सिर्फ हमारा शोषण नहीं हुआ, जितनी हमारी स्पीशीज थी ना उनका भी शोषण हुआ, वो भी सब खत्म हो दी गई। इंसान तो खत्म हुई, जानवरों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो यही बात है, जितने भी हमारे मिनरल्स है सब लेके चले गए। आप हीरा जानते हैं, हीरा कोहिनूर हीरा पड़ा है इंग्लैंड में, कौन लाएगा, कोई नहीं ला सकता। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन continues to be one of the major causes of depletion of forest resource। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हो रहा है, हमने सोचा कि भाई कॉलोनीज ने सब शोषण किया, हम तो नहीं करेंगे, बट हम भी नहीं, मानव तो सुधरता नहीं है ना। वही बात है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया। भाई एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, तो सारे पेड़ काटे, खेती करें वहां पे। अब पेड़ काटोगे तो स्पीशीज तो भागेंगे। तो ये वन ऑफ द मेजर कॉज है
डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। जंगलों के कटने का मेन रिसोर्स क्या है? हमारी खेती। अब खेती नहीं करेंगे क्या? खेती तो करनी पड़ेगी ना। अगर कुछ फूड चाहिए तो वी नीड एग्रीकल्चर, मगर एग्रीकल्चर की वजह से जो फॉरेस्ट है वो खत्म होते जा रहा है। और हमारा चैप्टर तो फॉरेस्ट की बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है। फॉरेस्ट के बारे में चिंता तो हम करेंगे। माना कि खेती करके हम अपना पेट पालेंगे, मगर फॉरेस्ट की चिंता कौन करेगा? इसकी भी किसी ना किसी को चिंता तो करनी पड़ेगी। अब देखते हैं आगे। तो बिटवीन 1951 एंड 1980s का दौर था। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उस टाइम पे क्या हुआ? फॉरेस्ट सर्वे 1951 और 1980 का दौर था। उस टाइम पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कराया गया कि चलो फॉरेस्ट सर्वे कराते हैं, कितना है फॉरेस्ट बहुत पता लगा। उसमें क्या पता लगा कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है कन्वर्ट हो चुका है इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया। मतलब इतना ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो एरिया है, कितना? 26,200 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो है वो एग्रीकल्चर में लैंड में कन्वर्ट कर दिया इंडिया ने। क्योंकि आप सब जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था। ये सारी चीजें होती है क्यों? मनुष्य, मानव मानव को चाहिए ये सारी चीजें, इस वजह से हो रही है। अब आगे देखते हैं। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ ट्राइबल लोग होंगे, सेंट्रल इंडिया में कुछ ट्राइबल लोग होंगे, have been deforested or degraded by shifting cultivation, a type of slash and burn agriculture. अब जो वहां पे ट्राइबल जो थे ना, उनके जंगलों को काट के वहां पे झूम की खेती करने लग गए। इसकी खेती करने लग गए? झूम की खेती। अब अगर झूम की खेती करेंगे तो झूम की खेती करने का एक नुकसान ये है कि वहां पे फिर आपको बर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हो जाएगी कि अगर आप बर्निंग नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो बर्निंग करके एनवायरनमेंट को नुकसान आप दे दोगे। आप अपना नुकसान बचाने के लिए बर्न कर दोगे, क्रॉप बर्निंग। तो वो इश्यू चल रहा है कई जगहों पे आज के समय। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड। तो हमने ये सब देखा कि ये सब इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर करके बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ कॉलोनीज थी जिन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसीज ऐसी बनाई कि हमारा सारा फॉरेस्ट का बेड़ा गर्क हो गया और हम उनको दोष दें? ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों कहेंगे? कॉलोनीज ने जो किया सो किया, मगर उसके बाद हमने क्या किया? मगर हमारी भी नीड थी। तो नीड और एनवायरनमेंट के बीच में लड़ाई चलती रहेगी। एनवायरनमेंट बचाओ तो नीड घटाओ, नीड बढ़ाओ तो एनवायरनमेंट घटाओ। तो ये सब चलता रहता है, लड़ाइयां चलती रहती है। कोई ना कोई विजेता हो जाता है। कभी फॉरेस्ट कभी एनवायरनमेंट जीतता है तो कभी मानव जीतता है, मगर ज्यादातर केस में मानव ही जीतता है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो जीत नहीं पाता, लड़ सकता नहीं है मानव। सॉरी, एनवायरनमेंट तो लड़ नहीं सकता, मानव तो फिर भी उनके लिए लड़ सकता है। तो देखिए, कॉलोनीज को ब्लेम करना सही है नहीं है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल activists say that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species were extremely planted and other species eliminated. तो क्या हुआ कि जिस स्पीशीज की वैल्यू थी हमने सिर्फ उसी को उगाया, और जो बाकी स्पीशीज थी उसे हमने नहीं उगाया। तो भाई क्यों नहीं उगाया? क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। अगर उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होगी तो उगा के हम करेंगे क्या? उगा के ऐसे तो नहीं है कि रखे रखेंगे कि भाई हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। भाई खाने के लिए चाहिए चीजें, और दूसरी भी चाहिए, बेचने के लिए चाहिए। इस वजह से अदर स्पीशीज तो एलिमिनेट हो ही गई, फिर कुछ ही जो हमारे लिए जरूरी थी वो करी। तो फॉर इंस्टेंस की बात करें तो टीक जो है ना, ये टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। अब टीक जो है उसको करने का मोनोकल्चर आया, एक स्पीशीज है, उसको करने का, प्लांट करने का मोनोकल्चर आया। तो उसने क्या किया? उसने जो नेचुरल फॉरेस्ट है साउथ इंडिया में उनको तबाह कर दिया। और फिर चिर पाइन, ये पीनस रॉक्सबर्गी है, प्लांटेशन एक तरीके का, उसने हिमालयाज हैव रिप्लेस द हिमालयन ओक।
उनका जब प्लांटेशन किया गया तो हिमालय में जो हिमालयन ओक का प्लांटेशन होता था ना, वो नहीं हो गया अब, कि भाई अब अगर ये प्लांट करोगे तो फिर आप दूसरी चीजें प्लांट नहीं करोगे क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा है, इनकी कम है। एंड रोडेंड्रन फॉरेस्ट इन सबको भी तबाह कर दिया। तो कुछ फॉरेस्ट को आपने बना दिया और कुछ को तबाह कर दिया, और उन्हीं को बनाया जिनकी वैल्यू थी। जिनकी वैल्यू नहीं है उनको क्यों बनाएंगे आप, जिनकी वैल्यू है सिर्फ उन्हीं को बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमारा यहाँ पे जो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम इसके बारे में और भी देखेंगे, हमें ये सब देखना है, तो ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।